नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम जिस बात को लगातार कह रहे थे कि 23 नवंबर के बाद बहुत बड़ा खेल होगा और जो बात हमने कही थी, वो सारी की सारी बातें सच साबित होती जा रही हैं। अजित पवार की एनसीपी की भारी सफलता के बाद चाचा ने हथियार डाल दिया और चाचा चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। मुलाकात भी हो गई, मिलके चले गए और अब जो सबसे बड़ा बदला है चाचा का, मैं किसे चाचा कह रहा हूं? शरद पवार साहब का। जो सबसे बड़ा बदला है वो कांग्रेस से नहीं, एक ऐसे पार्टनर के साथ है जिस पार्टनर को शरद पवार ने अपनी सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध को तोड़वाया, अपने साथ लाया और उसकी हर बात को शरद पवार मानते रहे, क्योंकि शरद पवार को उस वक्त जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने का और वो काम उन्होंने कर दिया। शरद पवार 83-84 साल के हो चुके हैं और ये जो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव था, वो एक प्रकार से उनका आखिरी चुनाव था। उन्हें अब सिर्फ इस बात की ललक रह गई थी कि महाविकास अघाड़ी में अगर शरद पवार की एनसीपी को 60-70 सीट आ जाती तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता का नाम मुख्यमंत्री के लिए बढ़ा दिया था। और आपको याद होगा, उस वक्त जो एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका नाम उन्होंने कहा कि यही महाराष्ट्र की तकदीर हो सकते हैं और महाराष्ट्र की तकदीर को संवारने का काम कर सकते हैं। मतलब चुनाव के पहले ही उद्धव ठाकरे की जितनी इच्छाएं थीं, उस सब पर शरद पवार ने पानी फेर दिया। और मैंने आपको कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी गलती की, वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंक करके किया। और ये गलती उद्धव ठाकरे को अब पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी और उसका इंतजाम शरद पवार ने कर दिया है। बेटे आदित्य ठाकरे की मनमौजी के सामने और पत्नी रश्मि ठाकरे की मनमौजी के सामने उद्धव ठाकरे खुद को असहाय बना लिया, मजबूर बना लिया। और आदित्य ठाकरे की एक प्रकार से गुंडागर्दी घर में भी चली। घर में भी उसने जो कहा वही हुआ। घर में भी कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे शिवसेना की तरफ से। लेकिन ये बात आदित्य ठाकरे को गंवारा नहीं हुआ और उनकी जिद, उनकी गुंडागर्दी, मैं आदित्य ठाकरे को, क्योंकि वो राजनीति में हैं, इसलिए मैं उन्हें आदर्शसूचक शब्दों से उनका उनका नाम लूंगा, ये मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। और आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी घर में भी चली। उसने बाप को मजबूर किया कि आप मुख्यमंत्री बने, यही सौदेबाजी करना चाहिए आपको। और बाप ने यह सौदेबाजी की। बाप ने यह सौदेबाजी की किनसे? शरद पवार से और कांग्रेस पार्टी से। शरद पवार खून की घूंट पी करके रह गए और जो कुछ भी उद्धव ठाकरे उस वक्त कहते गए वो मानते चले गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की जिद, आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी शरद पवार को पूरी तरह से मालूम थी और शरद पवार वक्त का इंतजार कर रहे थे। शरद पवार तलवार की ढाल पे चल रहे थे, तलवार पे एक प्रकार से चल रहे थे। उनको मालूम था
कि इस पर हमारा जो कदम है, पैर रखते ही हमारे पैर कटेंगे, लेकिन उन्होंने तलवार पर चलना स्वीकार किया। उनको लग रहा था कि अगर हम तलवार की इस धार पर चलते-चलते अपने पैर को कटने से रोक लिया, तो महाराष्ट्र की सत्ता हमारे पास आ जाएगी। तो 2 नाव की सवारी कर रहे थे शरद पवार। एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी का खून का घूंट पी रहे थे, अपमान भी सह रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को औकात में रखने के लिए महाअघाड़ी को मजबूत किए हुए थे। और उनकी असली लड़ाई लोकसभा की लड़ाई नहीं थी। लोकसभा में तो उन्होंने अपना काम किया, उनको सीटें आई, कांग्रेस को सीटें आई, और इस शिवसेना उद्धव को भी 9 सीटें आ गई महाविकास आघाड़ी की कृपा से। तो 240 तक पहुंचाने में जरूर उनकी भूमिका है, इस भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में भी वही स्थिति हो गई लोकसभा चुनाव में। और उसकी वजह से शरद पवार का हौसला काफी मजबूत हो गया, और वो एकदम अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे कि विधानसभा चुनाव में अगर एनसीपी शरद पवार ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया, तो मुख्यमंत्री एनसीपी शरद पवार का होगा। और इसी विश्वास के साथ वो चुनाव लड़ भी रहे थे। लोकसभा में जो अपेक्षित सफलता मिली थी, वो उन्हें एक प्रकार से ये सोचने के लिए मजबूर भी कर रहे थे कि लोकसभा में तो बहुत जबरदस्त सफलता मिली है महाविकास आघाड़ी को। तो महाविकास आघाड़ी का मॉरल बहुत हाई था, और उधर पिता पुत्र को लग रहा था कि अब हम शायद बच जाएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाएगी, मुख्यमंत्री कोई हो हम उनके साथ रहेंगे, हम 50 से ऊपर सीटें तो जरूर लाएंगे, और हमारी से रहेगी महाविकास आघाड़ी में। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। महाराष्ट्र की जनता में स्वयं ईश्वर का निवास हुआ, और महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों को उसकी औकात दिखा दी। मतलब एनसीपी अजित पवार की पार्टी को अकेले जितनी सीटें मिली हैं, उससे भी कम इन तीनों पार्टी को सीटें मिली, 46। तो महाराष्ट्र की जनता ने तो हिसाब चुकता कर दिया। अब हिसाब चुकता करने की बारी थी शरद पवार की। कांग्रेस पहले से ही शिवसेना उद्धव से एक दूरी बनाए हुए है। उन्हें मालूम था कि ये एक शियार की पार्टी है, और ये कभी भी रंग बदल सकता है, जो रंग बदल लिया। अब सावरकर का गुणगान शुरू कर दिया, जिस सावरकर को उनके अलाए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं, उस सावरकर का भजन दोबारा शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे ने, और बेटे ने भी। उनको लग गया कि सावरकर की शरण में गए बगैर अब कोई हमें बचा नहीं सकता, तो सावरकर का गुणगान शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति ने कहा था कि तुम रहोगे या मैं रहूंगा, उसके पास बुके लेकर के पहुंच गए मिलने के लिए, बाप बेटा दोनों। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे मिलने के लिए तो कोई बात नहीं, बेटा क्यों गया था मिलने के लिए? बेटा इसलिए गया था मिलने के लिए कि मिलॉर्ड, मेरे माई बाप, मुझे दिशा केस से बरी करवा दो, दिशा केस में मुझे मत इन्वॉल्व करो। ये एक प्रकार से संकेत देने के लिए गया था कि हम पैर छू करके प्रणाम करेंगे, हमारे तो अंकल हैं, छोटे अंकल हैं, छोटे अंकल के सामने हम अपनी हाजिरी लगाएंगे और छोटे अंकल मान जाएंगे। हो सकता है मान भी गए हों, लेकिन मैं आज आपको एक चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं, इंतजार कीजिए। शरद पवार ने कहा कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा। जनता ने एनसीपी अजित पवार को अपना समर्थन दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले अजित पवार और उनकी पत्नी शरद पवार जी के जन्मदिन पर उनके घर गए मिलने के लिए। ऐसी शायद अपेक्षा की जा रही थी कि अजित पवार की पत्नी नहीं जाएंगी, लेकिन अजित पवार की पत्नी भी गई और पवार भी गए शरद पवार से मिलने के लिए। शरद पवार जी मोदी जी से मिले, बहाना कुछ और था, लेकिन ये पवार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है
कि ऊंट किस करवट बैठा हुआ है, उसी की तरफ रहें। ऐसा नहीं कि उल्टा करवट कर लें। जब तक उल्टा करने की जरूरत थी, उन्होंने किया। लोकसभा चुनाव के पहले किया, विधानसभा चुनाव के पहले किया। अब उनकी इंडिया गठबंधन में कोई आस्था नहीं है। कैसे? कैसे? इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े एलाय हैं वो, और उनका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो ईवीएम को लेकर के पूरे देश में आंदोलन मचाना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बाप बेटा भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने अपने को इस पूरे प्रकरण से अलग कर लिया। शरद पवार की पार्टी ने कहा कि ईवीएम पर अनर्गल सवाल उठाना ठीक नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब ये इतना बड़ा कैंपेन है इंडिया गठबंधन का ईवीएम को लेकर के, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मैं इस मुद्दे से अपने को अलग करता हूं और इस मुद्दे पर मेरी सहमति नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम का कुछ खेल हो रहा है और ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये शरद पवार कह रहे हैं। बाप बेटे की पार्टी और बाप बेटा दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि आखिरी के 1.5 घंटे में, चुनाव के दिन, मतदान के दिन, आखिरी के 1.5 घंटे में 76 लाख वोटों का इजाफा हुआ है। 76 लाख वोट पड़ गए आखिरी के 1.5 घंटे में। क्यों नहीं पड़ेगा भाई 76 लाख वोट? पूरे प्रदेश में आखिरी घंटे में अलग अलग बूथ पर, एक ही बूथ पर 76 लाख लोग थोड़ी इकट्ठा हो गए हैं। तो नैरेटिव देखिए इनका, 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए, तो एक कॉमन मैन के समझ में आएगी, हाँ भाई 1.5 घंटे में 76 लाख वोट कैसे पड़ गए? अरे 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पूरे महाराष्ट्र में पड़े, किसी एक बूथ पर नहीं पड़ा, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ा, पूरे महाराष्ट्र में पड़े। हर बूथ का ये आंकड़ा है। क्यों नहीं पड़ सकता है भाई? पुणे में कोई वोटिंग हो रही है, उसका नागपुर से क्या लेना देना? नासिक में कोई वोटिंग हो रही है, उसका मुंबई से क्या लेना देना? नासिक में अलग वोटर हैं, पुणे में अलग वोटर हैं, नागपुर में अलग वोटर हैं, मुंबई में अलग वोटर हैं, अलग अलग बूथ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अलग अलग बूथ पे वोटर जा रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। क्यों नहीं 1-1.5 घंटे में 76 लाख वोटिंग हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? तो इनका देखिए अनर्गल ऐसा बयान जिसको वो खुद भी कोरोबरेट नहीं कर पाएंगे, बाप बेटे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे। 2 दिन के बाद ही हैकड़ी खत्म हो गई, ठंडी हो गई। लोगों ने कहा कि शपथ नहीं लोगे तो वहां से भी चले जाओगे। अभी तो सदन जा रहे हो, वहां से भी तुम्हारी सदस्यता खत्म हो जाएगी और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। आनंद फानन में जाकर के ओथ लिया। तो 76 लाख वोट बढ़ने के की बात से शरद पवार मुतमईन नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है, यह गलत है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना गलत है, ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। दूसरा एक और मुद्दा, अडानी को लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अडानी से शरद पवार के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया, कहा कि ये फजूल की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी फजूल के मुद्दे उठा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में अडानी अडानी ग्रुप आगे बढ़ा। 10 साल तो आपकी सरकार थी, तो क्या 10 साल में अडानी ग्रुप गड्ढे में चला गया था, खाई में गिर गया था? ऐसा नहीं है। 10 साल में भी अडानी ग्रुप का ग्रोथ उसी प्रकार से होता रहा। तो शरद पवार ने तर्क बहुत महत्वपूर्ण दिया। शरद पवार और उनकी पार्टी ने कहा कि अडानी के मुद्दे को उठाना फजूल का मुद्दा है, मैं इस मुद्दे से अलग करता हूं। ईवीएम के मुद्दे पर अलग कर लिया, अदानी के मुद्दे पर अलग कर लिया। तो शरद पवार ने तय कर लिया है कि अब इस इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, जब ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम लीड करने के लिए तैयार हैं, अगर लोगों की सहमति बने तो हम लीड करने के लिए तैयार हैं, शरद पवार ने बिना देर किए हुए, उनकी पार्टी ने, सुप्रिया सूले से लेकर के तमाम लोगों ने फौरन समर्थन कर दिया कि हम ममता जी के नेतृत्व में, हमें हमारा भरोसा है। अब देखिए, अडानी के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ईवीएम के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लीड करने के लिए तैयार हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ये किनको एंटागोनाइज कर रहे हैं, ये किनको नाराज कर रहे हैं? जाहिर है
कांग्रेस पार्टी को नाराज कर रहे हैं। और ये एक प्रकार से इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर तैयार होगी नहीं, ममता बनर्जी के मुद्दे पर, तो एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन कर दो जो कभी होगा ही नहीं कांग्रेस के रहते हुए। और कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में नहीं है तो उस इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शरद पवार, अभी तो उनकी एक चाल आई है जब उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन किया है, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार कहेंगे कि अब मुझे इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अकेले ममता बनर्जी बंगाल के बाहर क्या कर पाएंगी? और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, 99 सीट लेकर के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कल को शरद पवार ये बयान भी दे सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन की हवा निकालने के लिए शरद पवार के पास बहुत ही लेजिटिमेट लॉजिक है, और उस तर्क को जब चाहेंगे शरद पवार प्रयोग कर लेंगे, और शरद पवार ये प्रयोग करने ही वाले हैं। लेकिन इस तीनों मुद्दे पे कांग्रेस को उन्होंने औकात दिखा दी। ईवीएम, अडानी और इंडिया ब्लॉक का कौन नेतृत्व करेगा, इस मुद्दे पर भी कांग्रेस से तो उन्होंने इस प्रकार से बदला लिया। लेकिन खबर आ रही है कि शरद पवार अब इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार को एनसीपी अजित पवार के साथ मर्ज कर लिया जाए। एनसीपी असल पार्टी किसकी है? असल पार्टी आज के दिन में सिंबल किनके पास है? अजित पवार के पास। अजित पवार की जो एनसीपी है, चुनाव आयोग ने कहा कि आप ही असली एनसीपी हैं। शरद पवार को अब लग रहा है कि मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं सक्रिय राजनीति में उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकता हूं, तो क्यों नहीं भतीजे और बेटी के हाथ को मजबूत कर दिया जाए और भतीजे को इस मुद्दे पर मना लिया जाए कि हम लोग परिवार के लोग हैं, हमें आपस में विरोध नहीं करना चाहिए, हम सभी एक हो जाते हैं, बेटी की कोई इच्छा नहीं है, आप पार्टी संभालो। अजित पवार ने साबित कर दिया। अजित पवार ने अपने चाचा से विद्रोह करके अपनी पार्टी को विधानसभा में स्टैब्लिश कर लिया। यह साबित कर लिया कि संगठन पर उनकी पकड़ है। और प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम बड़े नेता अजित पवार के साथ है। एक बात और, अनिल देशमुख जो उस वक्त गृह मंत्री थे और उनको जेल भी जाना पड़ा, अनिल देशमुख के तरफ से भी मुझे खबरें आ रही हैं कि वो भी अजित पवार के संपर्क में हैं, और वो शरद पवार को अब हिदायत दे रहे हैं कि साहब, ये दिशा का केस अगर खुलेगा तो हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो बेटर है कि हम उधर चले जाएं। तो ये खिचड़ी पकने लगी। अजित पवार, शरद पवार, अनिल देशमुख, सुप्रिया सुले, इन सब के बीच में, और उधर प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम जो बड़े नेता थे शरद पवार के साथ रहने वाले, उनका साया बनकर चलने वाले, उन सब ने एक प्रकार से एक स्वर में कहा कि हमको एक हो जाना चाहिए। तो शरद पवार अब इस मुद्दे पर मोदी जी से सलाह मशविरा करने के लिए गए थे, और मोदी जी ने कहा कि आप जैसा उचित समझें, आप अगर चाहें तो अजित पवार के साथ जा सकते हैं। अजित हमारे साथ गठबंधन में है और ये सॉलिड गठबंधन है। शरद पवार को लग गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 सीट लिए हुए है और उनको चाहिए सिर्फ 144 सीट, तो 11 सीट का फासला तो कभी भी फडणवीस पूरा कर सकता है, और ऐसे में हमारी भी पार्टी टूट जाएगी। उद्धव ठाकरे के 12 विधायक तो उनके संपर्क में हैं ही। तो अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि बेहतर विकल्प यही होगा कि हमारी इज्जत भी बची रह जाए, पार्टी भी ना टूटे, और हम मर्ज कर जाएं अजित पवार के साथ, और पावर पावर इक्वेशन में भी साझेदार बन जाएं। क्योंकि अजित पवार की पार्टी पार्टनर है महायुति की, और खुद अजित पवार डिप्टी सीएम है। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार का कद अगले 5 साल के लिए तो महाराष्ट्र में कमजोर नहीं है।
शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आपस में चर्चा करके ये तैयार किया कि हमें अजित के साथ रहने में ही फायदा है और इसीलिए शरद पवार ने खुद को महाविकास अघाड़ी से एक प्रकार से अलग कर लिया है और उद्धव ठाकरे से तो बिना कुछ कहे हुए बदला ले लिया। ऐसा बदला लिया उद्धव ठाकरे से कि उद्धव ठाकरे जिंदगी भर इस बदले को नहीं भूल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर शरद पवार की पार्टी अजित पवार की पार्टी के साथ मर्ज करती है, मतलब वही पुरानी एनसीपी है और वो पुरानी एनसीपी एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाती है, जिसकी कमान अजित पवार के पास होगी और चूंकि बहन सुप्रिया सुले चाचा की लड़की हैं, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा, वो सांसद हैं भी, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा। क्या पता कल सुप्रिया सुले मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बन जाएं, किसने देखा है? ये भी मुमकिन है। तो अजित शरद पवार इस प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, वो उनको पता होता है कि लोगों की स्मृति बहुत कमजोर होती है। अब आज से 1 साल की क्या रणनीति होगी और अब तो 5 साल की उनको रणनीति बनानी है। तो उनको पता है कि लोकसभा चुनाव भी अभी नहीं होने हैं, विधानसभा चुनाव भी नहीं होने हैं। ऐसे में जब देखा जाएगा महाविकास अघाड़ी की क्या बात होती है, इंडिया ब्लॉक की क्या बात होती है, लेकिन तत्काल तो हॉबनॉबिंग किया ही जा सकता है मोदी जी के साथ। तो उन्होंने मोदी जी के साथ जाना खुद को उनको लग रहा है कि यही उचित कदम होगा और वो मोदी जी के साथ जाने के लिए अगर वो अजित पवार के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी के साथ जा रहे हैं और इसीलिए मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई है, बहाना कुछ भी हो। अब अगर शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर के मोदी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे की क्या आवश्यकता है? ये बात अजित पवार पहले ही साबित कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना? उद्धव ठाकरे को बाहर करो, क्योंकि उद्धव ठाकरे का रेप्लिका तो एकनाथ शिंदे करके आ गए हैं। मजबूत असली शिवसेना तो वही है। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के पास कोई चारा नहीं है सिवा साष्टांग होने के। ध्यान कीजिए, जब शंकराचार्य ने कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, हमने शंकराचार्य को चुनौती दी थी कि ईश्वर सब देख रहे हैं, आप ऐसी गलती मत कीजिए। और आज ईश्वर ने देखा और बाप बेटे को उसकी औकात भगवान ने दिखा दिया है। और ये शियर और सियर दिशा और सुशांत के साथ इस बाप बेटे ने जो किया है, जो हालत की है, ये उसका नतीजा है। और जो जो दिशा सुशांत का जिसने नतीजा किया है, वो आज नहीं तो कल भुगतेगा। और तभी मैं कह रहा हूं कि देर होता है, अंधेर नहीं होता। अब मैं एक आखिरी सबसे बड़ा ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं। भारत सरकार ने मन बना लिया है सुशांत केस को एक्सपोज करने का और सरकार संभवतः पार्टी बन सकती है इसमें, क्योंकि उन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए। एक जो मुझे शंका लग रही है कि ये फिर से एक बॉलीवुड का एक जो माफिया है, वो खो खो खेल के नाम पर खुद को खुद को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। खो खो खेल का आजकल प्रचार कर रहा है वो माफिया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें सरकार की कितनी दखल है या वो सरकार के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब ओथ सेरेमनी चल रही थी अ, अ, फडणवीस की, उस वक्त वो भी वहां पहुंचा हुआ था। तो ये तो दुखद है, लेकिन फडणवीस की शायद चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुशांत का मुद्दा डाई डाउन नहीं हुआ है। सुशांत का मुद्दा उपयुक्त समय पर सामने आएगा और जो कोई भी गुनहगार हैं उनको जेल भेजा जाएगा, इसका आकलन चल रहा है। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सुशांत के मुद्दे को दबा देंगे? क्यों दबा देंगे? कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी नरेंद्र मोदी को करना था उन्होंने कर लिया। अब ये लोग विधानसभा जीत गए हैं, लोकसभा जीत गए हैं, सरकार बन गई है। इनकी कृपा पर ये लोग हैं। किस चीज की इनकी कमी है? इनके पास पैसे की कमी, इज्जत की कमी, पावर की कमी,
किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी इनको क्यों ढोएंगे? बिल्कुल नहीं ढोएंगे। इसी वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ रहा है। आने वाले दिनों में जरूर सुशांत का मुकदमा खुलेगा और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेशन की। और ये जो जितने लोग हैं, ये रिया चक्रवर्ती, संदीप पिठानी, ये सब जेल जाएंगे। आप मान के चलिए, इसमें से कोई नहीं बचेगा और आदित्य ठाकरे की बचने की संभावना तो शून्य है। जनता ने, ईश्वर ने तो फैसला सुना दिया है, सरकार भी उसे नहीं छोड़ने वाली है। उनके गुनाह को कोई बचा ले जाएगा, ये कोई शक्ति नहीं कर पाएगी। अगर आपको गलतफहमी है, देर जो भी हो जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। इन्होंने बहुत कोशिश की है हॉबनॉबिंग करने की, इन्होंने बहुत कोशिश की है दिशा और सुशांत के मुद्दे को खत्म कर देने की, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं और नरेंद्र मोदी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और यह बिहार चुनाव के पहले होगा। 2025 में सुशांत और दिशा के गुनहगार जेल जाएंगे, इसकी हमें सूचना मिल रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये पुख्ता सूचना है। अब आगे क्या होता है, फिर कोई मामला गड़बड़ हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन ये हमें पुख्ता सूचना मिल रही है कि 2025 का साल दिशा और सुशांत के गुनहगारों के लिए अच्छा साल नहीं होगा। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तो शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे से बदला ले लिया, कांग्रेस से भी बदला ले लिया। शरद पवार अब मोदी जी के साथ हैं और अनिल देशमुख खुद को बचाएंगे। यही तैयारी हो रही है कि अनिल देशमुख को कैसे बचाया जाए, परमवीर को कैसे बचाया जाए। तो ये दोनों मिल करके अब शायद परमवीर कहेंगे कि साहब मुझे बचा लीजिए और आप जो असली गुनहगार हैं उन्हें इसकी सजा जरूर दीजिए। तो इंतजार कीजिए उस दिन का। नमस्कार।